Hello and welcome all of you. Today we are going to discuss the topic of principles of public expenditure। यानी आज के इस वीडियो के अंदर हम जो सार्वजनिक व्यय जिसको हम लोक व्यय भी कहते हैं उसके जो सिद्धांत है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए पहले हम जो ये जानते हैं कि सार्वजनिक व्यय जो होता है उसका क्या अर्थ होता है। सरकार के जो अनेक स्तर होते हैं, जैसे राज्य स्तर होता है, केंद्र सरकार होती है या जो स्थानीय सरकार होती है, ये जो अलग अलग स्तर और अलग अलग रूप होते हैं, इनमें से किसी न किसी स्तर के ऊपर सरकार के द्वारा जो व्यय किया जाता है, चाहे वो राज्य सरकार करे, चाहे वो केंद्र सरकार करे, चाहे वो स्थानीय सरकार करे, उसको हम जो है सार्वजनिक व्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार द्वारा लोगों की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या उनके सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ाने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे हम जो सार्वजनिक व्यय कहते हैं। तो सरकार का कोई भी अधिकारी है, अगर वो इस उद्देश्य से व्यय करता है कि लोगों के कल्याण में वृद्धि हो, लोगों की सुख सुविधाओं में वृद्धि हो, लोगों को जो है नई नई प्रकार की वस्तुएं और सेवाओं की प्राप्ति हो, उत्पादन में वृद्धि हो, लोगों की आय बढ़े, तो इन किसी भी उद्देश्य के लिए जो व्यय किया जाता है उसे हम जो सार्वजनिक व्यय कहते हैं। अब सार्वजनिक व्यय के नियम और सिद्धांत है वो क्या है वो हम देखते हैं। देखिए, कोई भी कार्य जो सिद्धांत के हिसाब से नहीं किया जाता या नियमानुसार नहीं किया जाता तो उस कार्य के जो है डिजायर्ड जो रिजल्ट होते हैं, वांछित जो परिणाम होते हैं वो प्राप्त नहीं हो पाते। तो सरकार के द्वारा भी जो व्यय किया जाता है उसके पीछे जो है अधिकतम लाभ का उद्देश्य होता है। अब ये जो अधिकतम लाभ है ये जो काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट के अंदर यूज किया गया है, इसको हम जो आगे देखेंगे। तो जब सरकार के द्वारा किए जाने वाले व्यय का उद्देश्य अधिकतम लाभ है, तो ये अधिकतम लाभ को प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार से व्यय करना चाहिए, वही जो है इसके नियम और प्रिंसिपल हैं। तो इसलिए अधिकतम लाभ को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक व्यय के संबंध में अर्थशास्त्रियों ने जो सिद्धांत और नियम बनाए हैं, उन्हीं नियमों या सिद्धांतों को हम जो सार्वजनिक व्यय के नियम या सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें जो सिद्धांत अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने दिए हैं उनके बारे में अब हम जो है एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले लाभ का सिद्धांत, जब सरकार एक्सपेंडिचर करती है तो सरकार का जो व्यय करने के पीछे जो उद्देश्य होता है वो होता है कि भी अधिकतम लाभ प्राप्त हो। अब अधिकतम लाभ के अंदर क्या होता है कि भी सरकार के व्यय के द्वारा उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए, सरकार जो व्यय करती है उसके कारण जो है आय में वृद्धि होनी चाहिए, सरकार के एक्सपेंडिचर के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है रोजगार मिलना चाहिए, सरकार जो एक्सपेंडिचर करती है उसके कारण जो है देश के अंदर जो सुरक्षा की जो व्यवस्था वो मजबूत होनी चाहिए, देश के अंदर जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो जो है मजबूत होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक देश के अंदर जब सरकार के द्वारा जो भी व्यय किया जाता है तो उस व्यय के परिणाम स्वरूप समाज को अधिकतम लाभ प्राप्त होना चाहिए। अब अधिकतम लाभ के अंदर सरकार के व्यय के द्वारा देश में उत्पादन क्षमता बढ़नी चाहिए, लोगों की आय में वृद्धि होनी चाहिए, रोजगार में वृद्धि होनी चाहिए, सुरक्षा की भावना आनी चाहिए, लोगों के जो असमानता है आय की उस असमानता के अंदर कमी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से सरकार जब एक्सपेंडिचर करती है तो ध्यान रखना चाहिए कि ये जो उद्देश्य अगर पूरे होते हैं तो उस व्यय के कारण जो है सरकार अधिकतम लाभ प्राप्त कर रही है। तो सरकार को जो है ये अधिकतम लाभ का सिद्धांत है, ये एक बिल्कुल क्लियर कट रास्ता बता देता है कि उसे किस रास्ते के ऊपर चलना है, यानी अपना व्यय जो है किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट है मितव्ययता का सिद्धांत। देखिए, जब मितव्ययता की बात करते हैं तो मितव्ययता के अंदर ये होता है कि सरकार जो एक्सपेंडिचर करती है उस एक्सपेंडिचर को करते समय सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि भी एक भी जो मुद्रा की इकाई है वो व्यर्थ ना जा पाए। और व्यर्थ न जाने के पीछे यहाँ पर जो है काफ़ी कुछ डिस्कस किया जा सकता है। जैसे सरकार को इस प्रकार से व्यय करना चाहिए कि जिस उद्देश्य के लिए जो धन दिया गया है उसी उद्देश्य के अंदर धन का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा, जो धन है उसका जो सोच समझ करके प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार को अपनाया जाए और जिन लोगों के लिए जिन कार्यों के ऊपर जितना धन खर्च करना चाहिए उससे कम धन खर्च हो, लेकिन सरकार को जो बता दिया जाए कि सारा का सारा धन जो खर्च हो गया है। तो अपव्यय को रोकने के लिए
एक तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जितना पैसा है सारा का सारा पैसा जो लगना चाहिए उसी कार्य के लिए। दूसरा, जब सरकार अपव्यय के सिद्धांत का पालन करती है तो सरकार को ये देखना चाहिए कि पहले उन कार्यों का सिलेक्शन किया जाना चाहिए जिन कार्यों के ऊपर जो व्यय करना है। अब उन कार्यों के ऊपर जब व्यय करना है तो सरकार को जो है केवल लाभ वाले कार्यों के ऊपर ही व्यय करना चाहिए कि जिससे ज्यादा जो लाभ प्राप्त होता है, समाज को ज्यादा से ज्यादा कल्याण प्राप्त होता है, उसी कार्य के ऊपर जो है धन को व्यय करना चाहिए। तो जब एक सरकार इस प्रकार की नीति अपनाती है कि मैं कार्यों के ऊपर इस प्रकार से व्यय करूं कि भी मितव्ययता अपनाई जाए, तो उसके लिए सरकार को दो चीजों को देखना चाहिए कि जो कार्य जिस योजना के ऊपर सरकार व्यय कर रही है उस योजना की लागत क्या है। फिर सरकार को यह देखना चाहिए कि भी उस योजना की लागत के कारण जो है उसके कारण समाज को लाभ क्या मिलेगा। तो सरकार को किसी भी कार्य के ऊपर व्यय करते समय कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए, यानी CBA, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, लागत लाभ विश्लेषण। तो लागत लाभ विश्लेषण का सिद्धांत ये होता है कि भी कोई भी जो प्रोजेक्ट जो वो अपना रहे उस प्रोजेक्ट की पहले आप देखिए टोटल कॉस्ट कितनी आती है, उसके बाद में आप ये देखिए कि भी उसके से जो है लाभ कितना मिलता है। तो जब हम देखते हैं कि भी एक प्रोजेक्ट से लागत कम है और लाभ ज्यादा, तो हमें जो है उसके अंदर जो है एक्सपेंडिचर करना चाहिए। लेकिन अगर ये विपरीत पाया जाता है कि जितनी लागत आ रही है उसके कारण समाज को लाभ कम हो रहा है, तो उस सिद्धांत तो मितव्ययता का सिद्धांत ये कहता है कि उस प्रोजेक्ट उस योजना के अंदर सरकार को व्यय नहीं करना चाहिए। तो मितव्ययता का सिद्धांत जो है वो प्रत्येक जो पाई है एक्सपेंडिचर की जा रही है उस पाई का पूरा पूरा हिसाब रखता है और ये इस प्रकार से व्यय करता है कि न केवल व्यय के अंदर बचत हो बल्कि उस व्यय के कारण जिन लोगों ने टैक्स दिया है, क्योंकि सरकार के पास में जो व्यय किया जा रहा है वो आय उनको टैक्स के रूप में प्राप्त हो रही है, उन टैक्स देने वालों की इनकम भी बढ़नी चाहिए। तो केवल वर्तमान व्यय में बचत ही नहीं होनी चाहिए बल्कि टैक्स जो टैक्स पेयर हैं उन टैक्स पेयर की जो इनकम है वो भी बढ़नी चाहिए, ताकि सरकार को आने वाले समय में एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए और ज्यादा इनकम प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है स्वीकृति का सिद्धांत। ये अपव्यय को रोकने के लिए जरूरी है। जैसा आपने पहले वाला जो सिद्धांत किया था कि मितव्ययता को अपनाइए, तो मितव्ययता की बात होती है उसका मतलब अपव्यय नहीं होना चाहिए। तो अपव्यय को रोकने के लिए ये स्वीकृति का सिद्धांत जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब स्वीकृति का सिद्धांत ये कहता है कि भी आप अगर 1 रुपया भी खर्च करते हो तो उस 1 रुपये को खर्च करने के लिए आपको जो है अपने से हायर अथॉरिटी है, यानी अपने से जो उच्च अधिकारी है उन अधिकारियों से जो है उस व्यय की अनुमति लेनी चाहिए। अब जब इस व्यय की अनुमति ली जाएगी तो उसका बेनिफिट क्या होगा वो देखिएगा कि जब हम 1 रुपया खर्च करना चाह रहे हैं और हम जो है अपने से बड़े अधिकारी के पास में गए कि भी हम 1 रुपया ये खर्च करना चाह रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो अधिकारी ये देखेगा कि भी ये जिस कार्य के लिए खर्च करना चाह रहे हैं क्यों वो कार्य उचित है या नहीं है, क्या उस कार्य के कारण जो है वो समाज को या जो संस्था है उसको लाभ होगा या नहीं होगा। अगर उसको लगता है कि भी उससे लाभ हो रहा है तो वो उसकी अनुमति दे देगा, अगर उसको लगता है कि भी लाभ नहीं हो रहा तो वो उसकी अनुमति नहीं देगा। और तीसरा, उसके ध्यान में रहता है ये कि भी ये जो पैसा मैंने खर्च करने दिया है इसका मैं ऑब्जर्वेशन भी करूं, ताकि जो खर्च करने वाला व्यक्ति है वो पूरी ईमानदारी के साथ पूरी पारदर्शिता के साथ में जो है इस धन का जो खर्च कर सके। तो कोई भी व्यक्ति जो होता है जब सार्वजनिक व्यय की बात हम करते हैं तो वहां पर अगर एक भी पैसा खर्च किया जाता है तो सबसे पहले जो है ये देखना चाहिए कि भी उसकी स्वीकृति ली जानी जरूरी है। तो बिना स्वीकृति के जो है किसी भी संस्था के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी जो व्यक्ति होता है वो एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकता। तो ये स्वीकृति का सिद्धांत इसीलिए अपनाया गया है ताकि सार्वजनिक व्यय जो है उसको अधिकतम समाज कल्याण वाले कार्यों के ऊपर खर्च किया जा सके और उसका जो है अपव्यय रोका जा सके, उसमें जो भ्रष्टाचार की संभावनाएं है उसको जो है समाप्त किया जा सके। नेक्स्ट होता है लोच का सिद्धांत। अब लोच का सिद्धांत क्या कहता है, लोच का मतलब क्या होता है कि हम नेक्स्ट बचत का सिद्धांत, सॉरी, ये जो बचत का सिद्धांत है ये कहता है कि प्रत्येक जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उस एक्सपेंडिचर के अंदर जो बचत का जो फॉर्मूला अपनाना चाहिए।
अब बचत के फॉर्मूले का मतलब क्या है कि प्रत्येक देश की जो खर्च करने वाली अथॉरिटी है उसको पहले ये देखना चाहिए कि जो भी कार्य है उस कार्य को मिनिमम किस लेवल के ऊपर जो है हम जो है मिनिमम खर्चे से कैसे पूरा कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि भी एक सड़क बनानी है, जब सड़क बनाते हैं तो उसके जो है टेंडर जारी किए जाते हैं। अब टेंडर के अंदर जो सबसे कम बोली देता है उसको जो है वो टेंडर दिया जाता है। तो जब सबसे कम खर्च के ऊपर जो कार्य करने के लिए तैयार होता है तो उस अवस्था के अंदर हम जब बचत के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। इसी प्रकार से जब भी कोई जो संस्थाएं होती है अगर वो कोई सामान खरीदती है तो उसके लिए वो जो कोटेशन आमंत्रित करती है, तो कोटेशन के अंदर प्रत्येक फर्म जो होती है वो अपनी अपनी जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट की जो मिनिमम कॉस्ट बताती है। तो जिसकी सबसे कम कोटेशन के अंदर रेट आता है उसी जो संस्था से जो है सामान लिया जाता है, उसी फर्म से सामान खरीदा जाता है। तो ये जो है हमारे पास में जो है वो बचत का सिद्धांत है। तो बचत का सिद्धांत ये कहता है कि एक भी पैसा जो होता है वो जो है वो बिना किसी जो वो अपने लापरवाही के खर्च किया जाना चाहिए और उसके अंदर जो है हर तरीके से जो है बचत के सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए। तो एक तो इसका मतलब ये हो गया। दूसरा, बचत के सिद्धांत के अंदर जो है एडम स्मिथ ने जो है एक बड़ी अच्छी बात कही है। एडम स्मिथ कहता है कि जब हम बचत के सिद्धांत की बात करते हैं तो यहाँ पर बचत के सिद्धांत का मतलब ये कि सरकार की जो आय जो होती है उससे कभी भी व्यय अधिक नहीं होना चाहिए, कि सरकार को अपनी आय के हिसाब से व्यय करना चाहिए। अगर सरकार को आय से अधिक व्यय करने की अनुमति दे दी जाती है तो फिर सरकार जो होती है वो फिजूल के खर्चे शुरू कर देती है। नहीं तो सरकार की जो आय है वो उसके एक कंस्ट्रेंट का काम करती है, उसके ऊपर एक सीमा का काम करती है कि आप इससे अधिक व्यय नहीं कर सकते, इसलिए सरकार सोच समझ करके व्यय करती है। लेकिन अगर सरकार को आय से अधिक व्यय करने की अनुमति मिल जाती है तो उस अवस्था के अंदर सरकार जो होती है फिजूल खर्ची करना शुरू कर देती है। तो एडम स्मिथ जो बचत के सिद्धांत का पक्ष करते हैं। इसके विपरीत केन्ज जो है, केन्ज ने जो है अपने ये कहा कि भी सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो उसकी इनकम से अधिक हो सकता है। यानी वो जो है ऐसा बजट बनाना चाह रहे थे जिसके अंदर जो है आय के मुकाबले व्यय ज़्यादा हो। इसके पीछे उन्होंने कारण भी अपने दिए थे जो कि आपने पीछे डिस्कस किए थे। क्योंकि जब सरकार व्यय करती है तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के अंदर कई गुना ज़्यादा इनकम जनरेट होती है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था के अंदर जो वो विकास की जो गाड़ी है वो चलने लगती है, एक अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर आ जाती है। लेकिन फिर भी केन्ज अवश्य ये बात बोलते हैं कि इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि सरकार जो अनलिमिटेड रूप से जो एक्सपेंडिचर करना शुरू कर दे। तो बचत के सिद्धांत के अंदर हमने दोनों दृष्टिकोणों से देखा है, एक तो जो एडम स्मिथ और केन्ज का दृष्टिकोण है वो, और एक आम दृष्टिकोण है कि बचत का सिद्धांत का मतलब क्या है, कि यहाँ पर सरकार को जो एक्सपेंडिचर करना चाहिए वो जो न्यूनतम कॉस्ट के ऊपर जो प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार होती है फर्में, उन्हीं से जो काम करवाना चाहिए। नेक्स्ट होता है लोच का सिद्धांत। ये जो लोच का सिद्धांत है ये सिद्धांत कहता है कि एक्सपेंडिचर जो उसमें लोच होनी चाहिए। लोच का मतलब उसमें आवश्यकता अनुसार जो परिवर्तन की संभावना होनी चाहिए, कि अगर सरकार को अचानक अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की जरूरत पड़ जाए तो उसके अंदर जो एक्सपेंडिचर बढ़ाने की भी संभावना होनी चाहिए। अगर ये लगता है कि कोई भी जो प्रोजेक्ट है अब उस प्रोजेक्ट की कोई जो है आवश्यकता नहीं रही तो उस प्रोजेक्ट से जो है धन निकाल करके किसी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर जो है धन लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो लोचशीलता होती है ये सरकार को लोचशीलता का सिद्धांत जो है एक बड़ा ही जो वो फ्री हैंड देता है कि अगर किसी प्रकार का कोई संकट आता है तो उस संकट के दौरान सरकार जो है आसानी से अपने व्यय में परिवर्तन कर सकती है। तो इस प्रकार से जो है ये लोच का सिद्धांत जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, एक सरकार के लिए जो है वो मार्गदर्शक सिद्धांत का कार्य करता है। आगे है उत्पादकता का सिद्धांत। ये जो उत्पादकता का सिद्धांत है ये कहता है कि सरकार जो व्यय करती है उस सरकार के व्यय के कारण देश के अंदर जो उत्पादकता बढ़नी चाहिए, देश के अंदर उत्पादन की मात्रा बढ़नी चाहिए, देश के अंदर जो वो लोगों की आय बढ़नी चाहिए, देश के अंदर जो वो रोजगार की मात्रा के अंदर वृद्धि होनी चाहिए। तो ये तभी हो पाएगा जब देश के अंदर सरकार जो व्यय कर रही है उसके कारण जब पूंजी निर्माण होगा। तो सरकार जो एक्सपेंडिचर कर रही है उस एक्सपेंडिचर के करने से देश के अंदर जो उत्पादन क्षमता बढ़नी चाहिए, देश के अंदर पूंजी निर्माण होना चाहिए।
और ये जो पूंजी निर्माण है ये जितना सरकार व्यय कर रही है उससे अधिक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सरकार ने जो 100 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर किए और अल्टीमेटली अगर अर्थव्यवस्था के अंदर 100 करोड़ का ही पूंजी निर्माण हो रहा है तो ये कोई विशेष फायदेमंद चीज नहीं है। अब ये अधिक कैसे हो सकता है कि सरकार ने जब 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो उसके परिणाम स्वरूप कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आना चाहिए। तो अब देखिए अगर सरकार जब 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है और उसके कारण अर्थव्यवस्था के अंदर 150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो इससे जो है एक देश के अंदर उत्पादन क्षमता जो है सरकार के एक्सपेंडिचर से ज्यादा बढ़ती है। और जब उत्पादन क्षमता एक्सपेंडिचर से ज्यादा बढ़ती है उस अवस्था के अंदर एक देश के अंदर जो वो विकास जो होता है वो तेजी से होता है। तो इस प्रकार से सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी सरकार जो है एक्सपेंडिचर करे तो उत्पादकता का सिद्धांत जो है वो लागू होना चाहिए। यानी सरकार के एक्सपेंडिचर के परिणाम स्वरूप देश के अंदर पूंजी निर्माण में वृद्धि होनी चाहिए, उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होनी चाहिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रोजगार मिलना चाहिए। नेक्स्ट है न्यायपूर्ण वितरण का सिद्धांत। अब ये न्यायपूर्ण वितरण का सिद्धांत जो है ये कहता है कि जब सरकार व्यय करती है तो सरकार को इस प्रकार से व्यय करना चाहिए ताकि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी आय बढ़े। यानी सरकार को ज्यादा से ज्यादा जो है उन लोगों के लिए जो है व्यय करना चाहिए जो पिछड़े हुए हैं, जिनके पास में सुविधाएं नहीं है। तो जब सरकार के व्यय के परिणाम स्वरूप पिछड़े वर्ग के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, चाहे वो शिक्षा की सुविधा हो, चाहे वो चिकित्सा की सुविधा हो, चाहे वो जो है उनके लिए जो है जीवन बचाने वाली जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान है, उनकी सुविधाओं की व्यवस्था हो, ये सब प्रकार की व्यवस्थाएं जब सरकार करती है तो उसके कारण जो है जो धन का वितरण है वो न्यायपूर्ण होता है। कि धन का जो वितरण है वो न्यायपूर्ण होता है क्योंकि सरकार ये जो व्यय कर रही है पहले सरकार की इनकम हुई और इनकम सरकार ने जो टैक्स के रूप में ली तो अमीरों से सरकार ने टैक्स के रूप में आय प्राप्त की और उस आय को सरकार ने जो व्यय किया गरीबों के कल्याण के ऊपर। तो जिसके कारण इनकम का जो हिस्सा पहले अमीरों के पास में था अब वो जो है गरीबों के हिस्से में आ जाता है, जिसके कारण जो वितरण है उसके अंदर जो है न्यायशीलता दिखाई देती है। यानी अमीर और गरीब जो होते हैं उनके बीच का जो अंतर है वो कम होता चला जाता है। नेक्स्ट है निश्चितता का सिद्धांत। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि निश्चितता का सिद्धांत ये कहता है कि जब हम सार्वजनिक व्यय करते हैं, जब हम सार्वजनिक व्यय करते हैं तो उस व्यय के अंदर निश्चितता होनी चाहिए। निश्चितता का मतलब कि पहले से पता होना चाहिए कि भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कितनी राशि है, धन निश्चित होना चाहिए। फिर ये पता होना चाहिए कि भी उस राशि को जो है किस कार्य पर व्यय किया जाना है। फिर उसके बाद में ये भी पता होना चाहिए कि भी उसकी जो अथॉरिटी है वो किसके पास में है, कि कौन जो उस व्यय को कर सकता है, और उसके लिए जो समय भी निश्चित होना चाहिए कि भी कितने समय के अंदर जो है इस व्यय को पूरा करना है ताकि समयबद्ध तरीके से जो है व्यय को पूरा किया जा सके। अगर इनमें अनिश्चितता होगी तो हो सकता है कि राशि जो किसी और कार्य के लिए जारी की गई हो उसको खर्च किसी और कार्य में कर दिया जाए, अथॉरिटी किसी और के पास में हो। जैसे मान लीजिए अगर हम पंचायत की बात करते हैं तो अथॉरिटी सरपंच के पास में होती है लेकिन निश्चितता नहीं थी, उसको मेंबर ने खर्च कर दिया, उसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं था। तो ऐसे में जो होता है मान लीजिए कि भी एक सड़क बनानी शुरू की, अब उस सड़क के लिए जो कोई टाइम पीरियड निश्चित नहीं था तो पीछे से जो है सड़क बननी शुरू हुई, यहाँ से सड़क को जो है यहाँ तक जाना था तो यहाँ से यहाँ तक बनने में उसको 10 साल लग गए। तो इस दौरान ये जो पीछे वाला हिस्सा था ये शुरू में पूरा हो गया 2 साल में, ये खत्म हो गया, उसके बाद आगे वाला हिस्सा बनाया गया। तो इससे क्या होगा, वो धन जो है वो अपव्यय होगा उसका। तो इस प्रकार से पहले से ये पता होना चाहिए कि किस राशि के किस मद के अंदर कितनी राशि दी गई है, उस राशि को जो है किस कार्य के लिए खर्च किया जाना है, उस धन को खर्च करने की जो अथॉरिटी है वो किसके पास में है, और उस धन को जो है कितने समय के अंदर जो खर्च किया जाना जरूरी है। तो जब ये निश्चितता होगी तो उसके कारण जो सार्वजनिक व्यय है उस व्यय की प्रोडक्टिविटी अधिक होगी, उससे जो है समाज को अधिक लाभ होगा। नेक्स्ट है समन्वय का सिद्धांत। अब हमें पता है कि जब हम सार्वजनिक व्यय की बात करते हैं तो इसमें जो है व्यय के लिए अलग अलग स्तर होते हैं। जैसे मान लीजिए एक तो केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार अपने स्तर पर व्यय कर रही है, दूसरी जो है राज्य सरकार है वो अपने स्तर पर व्यय कर रही है, और तीसरी जो है स्थानीय सरकार है वो उस के ऊपर जो व्यय कर रही है। तो अगर इन तीनों के अंदर समन्वय नहीं होता है
तो हो सकता है कि एक ही मद के ऊपर केंद्र सरकार ने भी व्यय कर दिया, उसी के ऊपर राज्य सरकार ने भी व्यय कर दिया, उसी के ऊपर स्थानीय सरकार ने भी व्यय कर दिया। तो इसके कारण जो है व्यय की बजाय वो अपव्यय हो जाता है। जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार ने कहा कि भी जो स्कूल है, स्कूल के अंदर जो है टॉयलेट दी जानी है, तो केंद्र सरकार ने प्रत्येक स्कूल के अंदर जो है 3-3 टॉयलेट दे दी। अब राज्य सरकार को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। राज्य सरकार ने कहा कि भी 3-3 टॉयलेट हम जो है वो बनाना चाह रहे हैं, तो इन्होंने भी इसके लिए राशि अलॉट कर दी, इन्होंने भी राशि अलॉट कर दी। 3 टॉयलेट पहले केंद्र सरकार की तरफ से बनवा दी गई, 3 के टॉयलेट जो वो राज्य सरकार की तरफ से बनवा दी गई। उसके बाद में सरपंच के मन में आया कि भाई ये काम मैं भी करवा देता हूँ। उसने भी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं किया कि पहले से बना हुआ या नहीं बना हुआ, उसने भी। अब जहाँ पर 3 टॉयलेट का जो पैसा खर्च होना चाहिए था, क्योंकि आवश्यकता इतनी की थी, वहां पर जो है 6 टॉयलेट एक्स्ट्रा जो हुआ बनवा दिए गए, जो कि एक प्रकार से अपव्यय है। अब ये किस वजह से हुआ? केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों में समन्वय नहीं था। अदरवाइज केंद्र सरकार को पहले से ही राज्य सरकारों को और स्थानीय सरकारों को कन्वे कर देना चाहिए था कि भी प्रत्येक स्कूल के अंदर इस मद के ऊपर मैं व्यय कर रही हूँ, ऐसे में आपको इस मद के ऊपर व्यय करने की आवश्यकता नहीं है, आप जो है उसी धन को जो है किसी और मद के लिए आवंटित कर दीजिएगा। तो जब ये समन्वय होता है, तो समन्वय के परिणाम स्वरूप जो एक ही मद के ऊपर ज्यादा खर्चे हो सकते हैं, जिसको आप दोहरे खर्चे कह सकते हैं, वो नहीं होते। तो इसलिए समन्वय होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है सापेक्ष महत्व के अनुसार व्यय का सिद्धांत। अब देखिए, कोई भी जो कार्य होता है, सभी कार्यों का महत्व एक जैसा नहीं होता। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर के ऊपर देखते हैं कि एक जो गांव है उसके अंदर स्कूल का निर्माण किया जाना चाहिए, एक जो गांव है उसके अंदर जो है पार्क का निर्माण किया जाना चाहिए, एक जो गांव है उसके अंदर जो है हॉस्पिटल का निर्माण करने की आवश्यकता है। अब सरकार के पास में पैसा लिमिटेड है, तो सरकार को पहले जो है इन कार्यों की जो है वो महत्व की एक लिस्ट बनानी चाहिए कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी चीज है। अगर सरकार को लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो है एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन जो है बच्चों को शुरू से ही आवश्यकता होती है और बच्चे जो बाहर जाकर के स्टडी नहीं कर सकते, तो सरकार जो है पहले इस मद के ऊपर व्यय करे। उसके बाद अगर पैसा बचता है तो फिर सरकार को जो हॉस्पिटल के ऊपर व्यय करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य बहुत ही आवश्यक होता है। और जब हमारे पास में इतना धन आ जाता है कि हमने स्कूल भी बनवा दिया, हमने जो हॉस्पिटल भी बनवा दिया, उसके बाद भी अगर पैसा बचता है तो फिर मनोरंजन वाला जो कार्य है, यानी पार्क का निर्माण है, वो किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो सरकार है उसको जो है सोच समझ करके पहले जो कार्य होते हैं उन कार्यों की एक सूची तैयार करनी चाहिए। फिर उसके अंदर देखना चाहिए कि उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं, फिर उन महत्वपूर्ण कार्यों के हिसाब से जो है व्यय करना चाहिए। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है उसके ऊपर सबसे पहले व्यय करना चाहिए, जो उससे कम महत्वपूर्ण कार्य है उसके ऊपर जो है उसके बाद में व्यय करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सबसे पहले पार्क बनवा दिया, स्कूल नहीं है, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, हॉस्पिटल नहीं है, तो उसके कारण जो मरीज है उनका इलाज ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। तो ये जो पार्क है सबसे पहले बनवाना कोई विवेकशील निर्णय नहीं होगा। नेक्स्ट है वर्तमान और भविष्य दोनों के प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए कि कई बार कोई कार्य ऐसा होता है जिसका वर्तमान के अंदर अपने को कोई विशेष यूज नहीं लगता, लेकिन ये लगता है कि भविष्य के अंदर उससे जो बहुत अधिक लाभ मिलने की संभावना है। तो ऐसे कार्य को सरकार को जो है इस आधार पर नहीं छोड़ देना चाहिए कि उसका वर्तमान में कोई विशेष लाभ नहीं है, बल्कि सरकार को ये देखना चाहिए कि भी वर्तमान में हो सकता है कि उस कार्य का विशेष लाभ ना हो, लेकिन आने वाले समय में जो उस कार्य का बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला है। तो इसी सरकार को जो है जो सार्वजनिक व्यय होता है, सार्वजनिक व्यय के वर्तमान में क्या प्रभाव है और भविष्य में उसके क्या प्रभाव होने की संभावना है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो जिस कार्य के वर्तमान और भविष्य दोनों को मिलाकर के अगर लाभ अधिक होता है तो उस कार्य को जो पहले करना चाहिए। और जिस कार्य का हो सकता है वर्तमान के अंदर बेनिफिट बहुत अधिक हो लेकिन भविष्य में उससे जो कोई भी लाभ मिलने की विशेष संभावना ना हो, तो जिस कार्य से वर्तमान और भविष्य दोनों में अधिक लाभ मिलने की संभावना होती है उसके मुकाबले उस कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे तो केवल वर्तमान में थोड़े समय के लिए लाभ मिल रहा है, लेकिन एक जो प्रोजेक्ट है उससे जो भविष्य में बहुत अधिक लाभ मिलने की संभावना है। जैसे सरकार जो है प्रेजेंट के अंदर जो रेलवे लाइन है उसका विद्युतीकरण कर रही है। अब जो सरकार विद्युतीकरण करेगी तो उसके कारण जो सालों साल तक सरकार को जो वो प्रदूषण रहित ऊर्जा का एक विकल्प मिल जाएगा।
तो इससे न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य के अंदर भी बहुत एक लंबा चौड़ा लाभ मिलने की संभावना है। हो सकता है वर्तमान में उसकी कॉस्ट बहुत अधिक आ रही हो, क्योंकि सारा का सारा सेटअप चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उससे जो भविष्य में जो मिलने वाले लाभ है वो काफ़ी अधिक होते हैं। इसी प्रकार से सरकार जो होती है वो जो गैस पाइपलाइन बनाती है, तो उसके कारण वर्तमान में कॉस्ट बहुत अधिक आती है, लेकिन जब उसके भविष्य के लाभ को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से सरकार को अपने एक्सपेंडिचर को करते समय वर्तमान में भी लाभ और भविष्य में उसके जो प्रभाव होते हैं उसको भी देखना जरूरी होता है। नेक्स्ट है व्यय जो होता है वो जनसंख्या, क्षेत्रफल और साधनों को ध्यान में रख करके करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो जनसंख्या की बात करते हैं, अब अलग अलग जो हिस्सा होता है, जैसे अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर जो वो अलग अलग राज्यों के अंदर जो है अलग अलग मात्रा में जनसंख्या है। तो जिस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या ज़्यादा होती है उस क्षेत्र के ऊपर सरकार को ज़्यादा व्यय करना चाहिए, और जिस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या कम होती है उसके अंदर सरकार को कम व्यय करना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ पर तो व्यय ज़्यादा कर दिया, और जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर व्यय कम किया, तो उससे सामाजिक कल्याण कम होता है। दूसरा, क्षेत्रफल को भी ध्यान रखना चाहिए। जिस राज्य के पास में क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, एरिया ज़्यादा होता है, उसके ऊपर भी ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया जाना चाहिए। जिसके पास में एरिया कम है उसके ऊपर जो कम एक्सपेंडिचर किया जा सकता है। जैसे हम सड़क के ऊपर व्यय की बात करते हैं, जिस राज्य की जो क्षेत्रफल अधिक है उस राज्य के अंदर जो सड़कों के निर्माण पर ज़्यादा व्यय सरकार को करना चाहिए, और जिस राज्य के जो क्षेत्रफल कम है उस राज्य के अंदर सरकार को जो है सड़क निर्माण के ऊपर कम व्यय करने से भी काम चल सकता है। आगे साधनों को ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सरकार को जो है वो अपने जो साधन है उन साधनों को ध्यान में रख करके व्यय करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार जो लगातार उधार लेती रहे, सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाती रहे और अपने व्यय को जो आय से ज़्यादा करते रहे, क्योंकि अगर लगातार सरकार जो है उसका व्यय जो है आय से अधिक बना रहता है तो उसके कारण सरकार जो होती है ऋण जाल में फंस जाती है, जो कि एक देश के लिए बहुत ही भयानक स्थिति होती है। तो सरकार को जो है अपने साधनों की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को ध्यान में रख करके अपने व्यय को करना चाहिए। व्यय की विधि की स्पष्टता, जब कभी भी सार्वजनिक व्यय किया जाता है तो सार्वजनिक व्यय किस विधि से किया जाएगा, यानी ये जो व्यय है, मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए जारी हुए हैं, तो इस 1000 करोड़ रुपए के अंदर विधि बतानी चाहिए कि भाई कौन तो इसको खर्च करेगा, किस मद के ऊपर खर्च किया जाएगा और किस तरीके से जो इसको खर्च किया जाना चाहिए। अगर विधि स्पष्ट नहीं है तो वहां पर अपव्यय की, भ्रष्टाचार की संभावना ज्यादा होती है। तो पहले से जो है सरकार को व्यय की विधि को निश्चित कर देना चाहिए कि किस तरीके से जो व्यय किया जाना आवश्यक है। अब हम मूल्यांकन वाला पार्ट देखते हैं कि अब तक हमने जो टॉपिक किया है उस टॉपिक के अंदर आपकी कितनी स्पष्टता हुई है, कितना कुछ आपको समझ में आया, वो आप इन क्वेश्चन को देख करके अंदाजा लगा सकते हो कि सार्वजनिक व्यय क्या है। दूसरा, सार्वजनिक व्यय को करते समय सरकार को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है तो आपको ये टॉपिक भी क्लियर है। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।